स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, ऑडियंस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। जब हम छोटे होते हैं, करीबन आप मान लो 4 साल की एज हो या 5 साल की एज हो, तो हमारी आंखों के सामने ना कुछ रिचुअल्स होते हैं। ये रिचुअल्स हमारी फैमिली के अंदर हो सकते हैं, कोई पूजा पाठ हो सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, अभी भी कई जगह तो होता ही है कि दुकानों पे नींबू मिर्ची लगाया करते थे और हम सब बड़े ही कौतूहल मतलब बड़ी क्यूरियोसिटी से ये सोचा करते थे कि अरे नींबू मिर्ची क्यों लटकाए जाते हैं। फिर हमें किसी ने बताया कि इससे नजर नहीं लगती है। कई बार घरों पे जो नए नए घर बनते हैं उन पे काले काले राक्षस जैसे मिट्टी के वो है ना मुंडे लटकाए जाते हैं। मुंडे ही बोल लेते हैं अभी उनको, तो बाकी मुंडे अपने आप पर ना लें। तो वो भी किस लिए लगाए जाते हैं? नजर के लिए। तो ऐसे ना हर जगह के अपने अपने रिचुअल होते हैं। और जब आप छोटे होते हो तो आपको इसे समझ में नहीं आता कि अरे क्यों कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारी आज की इंसिडेंट के अंदर हुआ, जहां पर एक बालक, एक बच्चा जो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव धार से बिलोंग करता था, करीबन 4 साल की उसकी एज रही होगी और उस टाइम की भूली बिसरी यादें उसकी जवानी तक उसके साथ थी। उसके गांव में एक प्रथा थी, एक रिचुअल था कि हर घर के बाहर एक पट्टा लटकाया जाता था काले रंग का। और जब वो छोटा था, वही करीबन 4-5 साल की एज का, तो उसे उस पट्टे में बड़ा ही इंटरेस्ट दिखता था। पता नहीं क्या है यार, हर घर के बाहर वो पट्टा लटका हुआ होता था। लेकिन वो कुछ 5 साल की एज तक ही अपने उस गांव में रहा और उसके बाद उसके पिताजी की जॉब लगी, सरकारी नौकरी उड़ीसा में। तो उड़ीसा में भुवनेश्वर में उनकी जॉब लगी। पूरे परिवार सहित ये लोग भुवनेश्वर शिफ्ट हो गए और फिर वहीं के वासी बनकर रह गए। अब ये जो हमारा बालक था, इसका नाम था ऋषि। और जब ये भुवनेश्वर शिफ्ट हुए तो शहर के साथ साथ ये भी बड़ा होता गया और पहाड़ों को ये ऑलमोस्ट भूल ही गया, क्योंकि वहां से इनका बहुत रेयर वापस हिमाचल जाना होता था। आपको पता है डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और एज सच इनका कोई बहुत रिश्तेदार वगैरह भी वहां पर नहीं थे। खैर, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन एक चीज उसे हमेशा के लिए याद थी कि वो जो बचपन में उसने वो पट्टे देखे थे, वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमते रहते थे, कभी ना कभी उसके सपनों में वो आते रहते थे। समय के साथ साथ वो बड़ा हुआ और उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की फोकलोर एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। मतलब बेसिकली जो हमारे लोकल कल्चर है उसको पढ़ने के अंदर उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसे एक इंटर्नशिप मिली हिमाचल के गांवों के पुराने रीति रिवाजों को पढ़ने की और उनके ऊपर रिसर्च करने की। क्या लोगों का बिलीफ सिस्टम है, कैसे चीजें काम करती है, ये काम करती भी है नहीं, हर एक चीज उसको पता करनी थी। और जब उसे ये इंटर्नशिप मिली तो उसके दिमाग में सबसे पहले आया अपना खुद का गांव। ऋषि ने अपना सामान बांधा और निकल पड़ा अपने ही पेरेंटल गांव की तरफ। वहां वो पहुंचा, बारिश का सीजन अभी भी खत्म ही हुआ था, तो पहाड़ों पे जो मिट्टी की हल्की हल्की खुशबू है वो अभी फैली हुई थी। उसी गांव में पहुंचा, उसने देखा कि गांव पूरी तरह बदल चुका था। लोग अब वो नहीं थे जो पहले हुआ करते थे, ना ही गांव की रौनक वैसी थी। अब गांव थोड़ा थोड़ा डेवलप भी हो चुका था, लेकिन एक चीज जो अभी तक इस गांव में नहीं बदली थी और जिस उम्मीद से ऋषि अपने गांव वापस पहुंचा था, वो थे वो नजर के पट्टे जो हर घर के बाहर आज भी लगाए जाते थे। तो ये काला कपड़े का पट्टा हुआ करता था जिसके ऊपर लाल धागे से नींबू और मिर्ची बांधे जाते थे। अब दोबारा जब उसने उन पट्टों को ध्यान से देखा तो उसे ये लगा कि ये तो नॉर्मल नजर उतारने कुछ जुगाड़ इन्होंने बना रखा है, क्योंकि बाकी जगहों पर भी जब दुकान खोलते हैं नहीं, या हर दुकान के ऊपर नींबू और मिर्ची लटकाते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। यहाँ कुछ अलग था। क्या अलग था क्या नहीं, ये जानने को मिलेगा आपको हमारी इस कहानी के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बाकी सब तो ठीक है, लेकिन भाई साहब आप प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए अगर आपको स्टोरीज पसंद आ रही हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने भी और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। अपने गांव पहुंचने के बाद वो उसके पिताजी के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था ब्रजेश काका।
उन्हीं के घर पे वो रहने वाला था, उनसे उनकी बातचीत पहले ही हो गई थी। वो ब्रजेश काका के घर पहुँचता है, फ्रेश होता है और उसके बाद काका के साथ बैठता है और बैठने के बाद वो काका से बात करता है और पूछता है कि काका ये जो बचपन से मैंने देखा है, मेरे को बचपन से ये पूछना था और आज आया भी इसीलिए हूँ यहाँ पर, है ना? उसने बताया कि वो क्या कर रहा है, किस चीज़ के लिए वो यहाँ पर आया है। तो उसने पूछा कि बाबा ये पट्टे हैं क्या और ये क्यों लटकाए जाते हैं? तो बाबा इनको समझाते हैं कि बेटा वैसे तो तुमको भी देखकर ये लगता हो कि ये पट्टे जो हैं वो नज़र से बचाने के लिए हैं। लेकिन ये पट्टे सिर्फ़ नज़र से बचाने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये नज़र वालों को बाँधने के लिए भी हैं। तुम शहर में पढ़ लिख गए हो बेटा, शायद इन चीज़ों को तुम नहीं मानते हो, लेकिन इन पट्टों को बिल्कुल भी मत छेड़ना। ये बात तुमको समझ में आ गई? ऋषि हँसा और बोला, अरे क्या काका, आप इन सब बातों में विश्वास करते हो? तो काका ने हँस के जवाब दिया, बेटा ये विश्वास नहीं, ये बचाव है। ये बात उन्होंने एक अलग लहजे और ऑर्डरिंग जैसे एटीट्यूड के अंदर बोली थी और उसको सुनकर ऋषि को ऐसा लगा कि उसे अभी इस बात पर डिबेट नहीं करनी चाहिए। उसने कहा, सही बात है काका, हर जगह का एक रीति रिवाज होता है, उसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए और मैं इस चीज़ का बहुत सम्मान करता हूँ। उसकी बात सुनकर काका भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि चलो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। उनके जाने के बाद ऋषि उठा और काका के घर के बाहर वो जो पट्टा लटका हुआ था उसको बहुत ध्यान से देखने लगा। उसके बाद वो आगे चला अगले घर पर, वहां जो पट्टा लटका था उसको उसने ऑब्जर्व किया, फिर उसके अगले घर, फिर उसके अगले घर। उसने देखा कि हर घर के बाहर पट्टे को एक ही तरीके से लटकाया गया था। उस पट्टे में जो भी चीजें लगी हुई थी उनका सीक्वेंस वैसा ही था और ऑलमोस्ट हर पट्टे की लंबाई चौड़ाई भी सेम थी। गांव के किसी भी आदमी से वो बात करता तो वो एक ही चीज कहता है कि इस पट्टे को छेड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इतना ऑर्गेनाइज सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास ऋषि ने अपने जीवन में पहली बार देखा था। पहले 2-3 दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा। ऋषि गांव में घूमता, चीजों को ऑब्जर्व करता, लोगों से बातचीत करता, अपने नोट्स बनाता और हर इंसान से वो एक ही सवाल पूछता, इसका उसे जवाब नहीं मिलता कि पट्टा सिर्फ नजर के लिए है। हर कोई बोलता कि सिर्फ नजर के लिए नहीं है, ये इस गांव का एक रिवाज है और उससे ज्यादा इसको कोई कुछ नहीं बताता। घूम घूम कर, ढूंढ ढूंढ कर वो परेशान हो चुका था और इसी तरह से एक दिन वो शाम के टाइम पर घूमते घूमते गांव के एक ऐसे एंड पर पहुंचा जहां पर एक खाली उजाड़ घर था। उस घर के आसपास कोई और घर नहीं था और उस घर को देखकर साफ सा लगा था कि घर कई सालों से बंद है। आसमान थोड़ा काले बादलों से घिरा हुआ था और ठीक ठाक स्पीड से हवा चल रही थी। हवा में एक ठंडक भी थी ही और उसकी आंखों के सामने उस घर पे जो काला पट्टा बंधा हुआ था वो हवा में उड़ रहा था और वो हवा में इतना तेज उड़ रहा था कि उसको देखकर ये लग रहा था कि हवा उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी और उसकी आंखों के सामने सामने वो पट्टा उड़कर जमीन पर नीचे गिर गया। अब जैसे वो पट्टा जमीन पर उसके सामने नीचे गिरा, उसने चारों तरफ देखा, वहां पर आसपास कोई भी नहीं था जो उस टाइम पर उसे देख रहा हो। उसके मन में एक ख्याल आया कि यार ऐसे तो किसी से कुछ पता चल नहीं रहा है, क्यों ना मैं इस पट्टे को उठाकर देखूं कि आखिर इसमें है क्या, शायद उससे मुझे कुछ पता लगे कि आखिर ये पट्टा यहाँ पर क्यों बांधा जाता है। उसने आगे बढ़ के उस पट्टे को उठाया और उस पट्टे को ऑब्जर्व करने लगा तो उसने देखा कि उस पट्टे के अंदर एक मरी हुई चिड़िया की, मतलब कंकाल बोल लो, डेड बॉडी बोल लो, वो पड़ी हुई थी। उस चिड़िया की आंखें खुली हुई थी, मतलब जैसे होता है ना मरते टाइम उसकी आंखें यूं किसी के डर की वजह से खुली हुई, ऐसे उसकी आंखें खुली हुई थी। उस चिड़िया के पूरे शरीर को एक लाल कपड़े से बांधा गया था और उसे उस काले पट्टे के अंदर एक जगह से बनाकर उसके अंदर उस चिड़िया को छुपाया गया था। फिर थोड़ा और ध्यान से देखा तो उस काले पट्टे के अंदर कुछ हल्के से बिल्कुल लाइट से लाल कलर से कुछ ना कुछ सिंबल्स बने हुए थे जहां पर उस चिड़िया को छुपाया हुआ था। उस चिड़िया को देखकर ऋषि को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो एनिमल लवर भी था। तो लगा कि देखो कैसे इस अंधविश्वास के चलते इस बेजुबान चिड़िया की जान ले ली गई है और उसके बाद इसकी डेड बॉडी को इसके अंदर छुपा दिया गया है। उसने उस चिड़िया की डेड बॉडी को उठाया और अपने साथ ले लिया। उस पट्टे को उसने वहीं पर रख दिया और उस चिड़िया को ले जाकर उसने नदी के अंदर बहा दिया। और शायद यही सबसे बड़ी गलती ऋषि ने कर दी। उस शाम के बाद ऋषि की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। रात को 9 बजे तक सब कुछ शांत था, सब कुछ सही था, सब लोग अपने अपने सोने चले गए थे और ऋषि भी अपने कमरे में कंबल ओढ़कर सो रहा था। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे ब्रजेश अंकल के घर में ऐसी ठंड फैली कि पूछो मत, जैसे बाहर बर्फ गिर रही हो
उसने 2 कंबल ओढ़ लिए, लेकिन उसके बाद भी ऋषि को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी कमर के नीचे बर्फ रख दी हो। और फिर ऋषि को एक आवाज आई, एक आवाज जैसे कोई छोटा पक्षी, जैसे कोई एक चिड़िया हवा में फड़फड़ा रही हो। उसके कमरे के अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था, उसके अंदर कमरे के अंदर भीनी भीनी रोशनी थी और वो चारों तरफ देख रहा था। उसे बहुत क्लियर आवाज आ रही थी, जैसे उसके रूम के अंदर कोई चिड़िया फड़फड़ा रही हो। और तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ती है, जहां पे उसे एक वो काला पट्टा लटका हुआ दिखाई देता है। उसे देखते ही उसके दिमाग में एकदम से कौंधता है, ये बात आती है कि आज शाम को मैंने जो पट्टा उतारा था और उस चिड़िया को जो मैंने नदी में बहाया था, कहीं वो चिड़िया तो वापस जिंदा होकर इस कमरे के अंदर नहीं आ गई है। ये चीज वो लॉजिकली नहीं सोच रहा था, उसके अंदर से अपने आप ये बात आ रही थी। उसे लगा था कि कहीं ना कहीं वो चिड़िया जिंदा होकर वापस उसके कमरे में आ गई है। वो चेक करने के लिए उठता है, कमरे की लाइट ऑन करता है, तो ना तो उस कोने में वो पट्टा था और ना ही कमरे के अंदर कोई चिड़िया वगैरह थी। वो इसे अपने मन का वहम मानकर लाइट ऑफ करके वापस से सो जाता है। रात के 2 बजे के आसपास वापस से ऋषि की आंख खुलती है, भयंकर ठंड से। मतलब ऐसी ठंड जो 2 कंबल ओढ़ने के बाद भी उसके हार्ड कपकपा रही थी और बहुत अननेचुरल सी वो ठंड थी। ऋषि को ऐसा लग रहा था कि उसे पहाड़ों में रहने की आदत नहीं है। आज का दिन वैसे भी ज़्यादा ठंडा था, तो उसे लग रहा था कि आज बाहर ही बहुत ज़्यादा ठंड है और उसी वजह से उसे भी बहुत ठंड फील हो रही है। ये सोचते हुए उसने करवट ली और करवट लेते ही उसे एक अजीब सी झंझनाहट की सी आवाज़ आई। एक ऐसी आवाज़ जब सूखे पत्तों के ऊपर कोई चलता है। जिस पलंग पर वो सोया हुआ था उसके पास वाली खिड़की के बाहर से वो आवाज आ रही थी। ऋषि को लग रहा था कि हवा की वजह से शायद वो सूखे पत्ते आवाज कर रहे हैं, क्योंकि हवा चलेगी तो पत्ते तो हिलेंगे ही। लेकिन फिर भी वो उठता है और खिड़की के बाहर झांक कर चेक करता है। बाहर कोई नहीं था और आगे तक देखने पर बिल्कुल घुप अंधेरा छाया हुआ था। बाहर देखकर ऋषि वापस से अपने बेड पर लेटने ही जाता है कि तभी उसकी नजर कमरे के कोने में लगे हुए ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर पड़ती है। उस मिरर के अंदर उसे किसी की परछाई खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। रोशनी कम थी, इसलिए वो परछाई क्लियरली दिखाई नहीं दे रही थी और उसे देखकर उसे लग रहा था कि किसी इंसान की परछाई है या किसी और चीज की। उसने थोड़ा अपनी आंखें गड़ाकर देखा और अगले ही पल ऋषि को जो दिखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। उसे उस मिरर के अंदर वो जो शैडो खड़ी हुई थी उसका चेहरा दिखाई दिया। बिल्कुल सफेद औरत का एक चेहरा जिसकी आंखें नहीं थी, बस उसकी जगह खड्डे थे और चेहरे की स्किन जैसे उसके स्कल से चिपक गई हो। इतने अंधेरे में भी उसे वो चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी सांसें अंदर खींच ली और चद्दर ओढ़ के पलट के सो गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि पलट के वापस उसकी तरफ देख सके। कुछ पल गुजर जाने के बाद उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई ये देखने के लिए कि उसने जो देखा वो वाकई में सच था या फिर ये उसके मन का वहम था। बड़ी हिम्मत करके वो वापस से पलटा और मिरर की तरफ बड़ी मुश्किल से उसने देखा तो वहाँ सब कुछ क्लीन था, वहां पर कुछ भी नहीं था, खाली कमरा, बिल्कुल सन्नाटा। उसे देख के उसने अपनी नजर नीचे की और ये सोचा कि शायद उसने नींदों में कुछ सोच लिया होगा और ये सोचते सोचते नजर वापस से वहां पड़ी तो फिर से वो चौंक गया। इस बार फिर से उस मिरर में वो चेहरा उसे दिखाई दे रहा था। थोड़ा और क्लोज मिरर के अंदर वो आ चुका था, बहुत क्लियर उसे वो चेहरा दिखाई दे रहा था। और फिर उसकी नजर पड़ी एक और चीज पर। उस चेहरे के साइड में वो नींबू मिर्ची लटके हुए थे, वैसे ही नींबू मिर्ची जो उसने उस चिड़िया के साथ उस नदी के अंदर बहा दिए थे। ये देखकर ऋषि के मुंह से बहुत तेज चीख निकलती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर ब्रजेश काका भागते उसके कमरे के अंदर आते हैं। वो अपने पलंग के ऊपर बहुत डरा सहमा बैठा हुआ था। ब्रजेश काका को देखकर वो उठकर उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन पलंग से उठते हुए लड़खड़ाकर गिर जाता है। ब्रजेश काका आकर उसको संभालते हैं, उससे पूछते हैं क्या हुआ। और इतने में उन्होंने कमरे की लाइट ऑन कर ली थी और उन्होंने देखा कि ऋषि के पैर के ऊपर एक निशान था, एक ऐसा निशान जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। इतना बड़ा करीबन निशान उसके पैर पे जले हुए का था। और फिर उन्होंने उस निशान को चेक करते करते उसके पैर का तलवा देखा तो उसके पैर के तलवे पर राख से कुछ लिखा हुआ था जो समझ में नहीं आ रहा था। ये देखकर ब्रजेश काका भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ऋषि से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो ऋषि उन्हें सारी बात बताता है। उसकी बात वो सुनते हैं और तभी उसकी बात सुनते उनकी नजर खिड़की पर पड़ती है जहां पर एक काला पट्टा लटका हुआ था और वो हवा में झूल रहा था। उस काले पट्टे को देखते उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और उनको ये समझते देर नहीं लगती कि ये सब क्या है।
वो ब्रजेश से थोड़ा कड़क आवाज में पूछते हैं कि क्या किया तूने, बता। ऋषि उन्हें सारी बात बताता है कि शाम को क्या क्या हुआ था। उसकी बात सुनकर वो जब काका की आंखों में देखता है तो उनकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। वो बोलते कि ये क्या किया तूने यार, तुझे मना किया था ना मैंने। उसके बाद उसको उठाकर बाहर वाले कमरे में लेकर आते हैं और अपने गांव के अंदर घर के आसपास के 3-4 लोगों को बुलाकर लाते हैं। जैसे ही वो उनको ये बात बताते हैं वो बहुत टेंशन में आते हैं और पूरे गांव के अंदर ये बात फैल जाती है कि ऋषि ने फला फला मकान का पट्टा उतार दिया है और उसकी वजह से उसे ये सब दिखाई दिया। सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं, बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि इसे तो बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा। ये डिसाइड होता है और अगली सुबह होते ही करीबन 8-10 लोग मिलकर ऋषि को उन बाबा की तरफ लेकर जाते हैं। एक जंगल के किनारे एक पुराने से आश्रम के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था जिसके सिर के ऊपर सफेद रुमाल बंधा हुआ था, गले के अंदर रुद्राक्ष की माला थी, उम्र दराज थे लेकिन चेहरे पर एक अलग तेज था। आंखें वृद्धावस्था की तरफ थी लेकिन उनमें एक गहराई थी जैसे वो किसी की आत्मा के अंदर झांक सकते हो। वो होती है ना त्रिकालदर्शी आंखें जो सब कुछ जानती हूं, ऐसे थे वो बाबा। उन बाबा के सामने ऋषि को बिठाया गया। उन बाबा ने ऋषि की तरफ देखा भी नहीं, ऐसे आंख बंद करके हाथ घुमाया हवा में और बोले, उसने चिड़िया को छुड़ा दिया है, अब वो पीछे पड़ गई है। उनकी बात सुनकर ऋषि का गला सूख गया क्योंकि उसने किसी को कोई भी बात बताई, चाहे ब्रजेश अंकल को भी, लेकिन उसने उन्हें यह नहीं बताया था कि उस पट्टे में से उसने उस चिड़िया को निकाला था और उस चिड़िया को उसने नदी में बहा दिया था। बाबा की बात सुनकर ब्रजेश काका ऋषि की तरफ बहुत गुस्से से देखते हैं और वो बिल्कुल इस तरह से अपनी नजर झुका लेता है। इसके बाद वो बाबा ऋषि की तरफ देखते हैं और उसके पैर पे जो निशान था उसकी तरफ देखते हैं। वो एक छोटी सी कांच की सुराही से अपने पास से निकालते, इसके अंदर एक काले रंग का लिक्विड भरा हुआ था। जैसे वो होता है ना जहाँ फ्राइड चीजें खाते हो तो कढ़ाई में जो तेल तल तल के काला हो जाता है, बिल्कुल इस तरह का वो लिक्विड था। उन्होंने वो लिक्विड थोड़ा सा लिया और उसके पैर के जो जहाँ पे निशान बना हुआ था उस पर जाके छींटा मारा और जैसे छींटा मारा ऋषि दर्द से तिलमिला उठा जैसे कोई बहुत तेज उसको जलन हुई हो। उसके बाद वो बाबा बोलते हैं, ये निशान उस चिड़िया का मोहरा है, ये वही चिड़िया है जो तुमने बहा दी थी, लेकिन वो सिर्फ एक चिड़िया नहीं है। उनकी बात सुनकर डरते हुए ऋषि पूछता है, अगर वो चिड़िया नहीं तो फिर वो क्या है? तो बाबा बोलते हैं कि ये पट्टा सिर्फ एक पट्टा नहीं है, ये इस गांव की रक्षा के लिए बनाया गया एक यंत्र है। तूने उस पट्टे में से जो चिड़िया निकाली वो सिर्फ एक साधारण चिड़िया नहीं, उस चिड़िया के अंदर उस डायन की आत्मा कैद थी और तूने उसे मुक्त कर दिया है। अब वो खुली छूट गई है, वो आजाद हो गई है और वही तुझे रात को दिखाई दी थी। ऋषि पूछता है, डायन की आत्मा? कौन सी डायन की आत्मा? तो बाबा उसे वापस से बताते हैं, इसका नाम मीनाक्षी था और इसे कई सालों पहले इसी गांव में जलाकर मार दिया गया था और तब से उसकी आत्मा को इस पट्टे के रूप में उस घर में बांध दिया गया था। ये मीनाक्षी का ही घर था जहां से तूने वो पट्टा उतारा था। ये सुनते ही ऋषि का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया, बिल्कुल सन्न पड़ गया कि ये उससे क्या हो गया, क्योंकि ये सब चीजों के ऊपर तो कभी मानता ही नहीं था, लेकिन रात को उसने अपनी आंखों से उस चेहरे को देखा था। ये मैं आपको बता दूं कि जिस पुराने घर के आसपास ऋषि गया था वो घर कई सालों से वैसा का वैसा ही पड़ा था, क्योंकि वो एक छोटा सा जो घर था वो मीनाक्षी का घर था जो कभी इस गांव के अंदर रहा करती थी। गांव वालों के अनुसार मीनाक्षी को काला जादू आता था और वो काला जादू के लिए गांव के बच्चों को उठाकर उनकी बलि दे दिया करती थी। गांव वालों को जब उसकी असलियत का पता चला था तो उन्होंने उसको वहीं जलाकर मार दिया था, लेकिन उसके मरने के बाद भी गांव में होने वाली नवजात बच्चों की मौतें खत्म नहीं हुई। जब भी कोई बच्चा होता कुछ दिनों के अंदर उसकी मौत हो जाती और गांव के अंदर कोई भी नया बच्चा जीवित ही नहीं बच पाता था। तब जाकर गांव वालों ने एक सिद्ध पुरुष, सिद्ध बाबा को बुलाया था और उन्होंने उस पट्टे के अंदर, उस चिड़िया के अंदर मीनाक्षी की आत्मा को कैद किया था और उन्होंने गांव में हर किसी से कहा था कि हर किसी को अपने घर के बाहर ऐसा एक पट्टा बनाना है और तब से लेकर आज तक गांव के हर घर के बाहर वैसा पट्टा लटकाया जाता है और ये पट्टा गांव वालों की उसकी आत्मा से रक्षा करता है। बाबा ने सबसे कहा कि रात होने से पहले ही इसका कुछ ना कुछ इलाज करना होगा, क्योंकि वो कई सालों से बंधी हुई है और अब वो मुक्त हो गई है तो वो फिर किसी के भी वश में नहीं आएगी। और इसके बाद बाबा ने
तैयारी शुरू की, एक हवन की, एक यज्ञ की। आंगन में एक चक्रव्यूह जैसा मंडल बनाया गया जिसमें एक के बाद गोले बनाए गए और उन गोलों के अंदर उन बाबा ने 7 तरह के फूल रखे। गेंदा, गुलाब, चमेली, बुरांश, नीला पोस्त, मोगरा और एक कमल का फूल। इसके साथ साथ उन्होंने नींबू मिर्ची को एक लाल धागे में पिरो के वहां पर रखा, एक लाल साड़ी, लाल लिपस्टिक और एक ग्लास खून। उसी के साथ साथ उस मंडल के लोअर एंड पर उन्होंने एक नीम की सूखी हुई लकड़ी रखी और उसके बाद तुम्हें इस चक्रव्यूह के बीच में बैठना होगा और जब तक मैं ना बोलूं इस चक्रव्यूह से बाहर मत निकलना। जैसे ऋषि उस चक्रव्यूह के बिल्कुल बीच में जाके बैठा, बाबा ने एक एक करके अलग अलग डायरेक्शन में उन 7 फूलों को अरेंज कर दिया और उसके बाद उस चक्रव्यूह के अलग अलग कोनों में जो स्टार्स बने हुए थे उनके ऊपर एक एक दिया रखकर चारों तरफ से उसको दिए से कवर कर दिया। उसके बाद उन्होंने वो खून से भरा हुआ ग्लास ऋषि से कुछ 3 कदम दूर रख दिया और उसके बाद उन्होंने ऋषि के माथे के ऊपर लाल सिंदूर का लेप किया और उन्होंने उस चक्रव्यूह के बिल्कुल सामने एक हवन कुंड बनाया हुआ था, वहां जाकर वो बैठ गए और उसके बाद तांत्रिक मंत्रों का जाप शुरू हुआ। जैसे जैसे बाबा जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे और उनके मंत्रों की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी, हवा का रुख भी तेज होता जा रहा था और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सभी के सभी लोग उसे देखकर दंग रह गए। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, जो आसपास का एरिया था वो बिल्कुल थोड़ा अंधेरा सा वहां पर होने लगा और एकदम से वो जो 7 फूल बाबा जी ने अलग अलग डायरेक्शन में सजाए थे वो सब के सब घूमकर एक डायरेक्शन में और एक ही लाइन में आ गए। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि आज तक जो उन्होंने कहानियों में सुना था वो अपनी आंखों के सामने उसे विटनेस कर रहे थे। और फिर वो आई। सामने पीपल के पेड़ के पीछे से एक साया निकल कर आया। शुरू में वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन धीरे धीरे पहले उसके पैर और फिर उसका जला हुआ शरीर ऋषि की आंखों के सामने बन रहा था। ऋषि खुली आंखों से उसे देख रहा था और वो सिर्फ और सिर्फ ऋषि और बाबा जी को ही दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ऋषि अंदर तक डर गया था बुरी तरह से और एक बार तो उसे लगा कि वहां से भाग जाए, लेकिन उसे उन बाबा की बात याद आई कि जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक उसे उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलना है। वो पहले ही एक गलती कर चुका था, अब वो दूसरी गलती नहीं करना चाहता था। पता नहीं उन बाबा के मंत्रों में ऐसी कौन सी शक्ति थी कि वो आकर चुपचाप ऋषि के सामने बैठ गई। अब आप इमेजिन करें, जिसको आपने कल रात इस तरीके से देखा था, जो इंसान नहीं है, वो एक पूजा के अंदर बिल्कुल आपके सामने आकर बैठा हुआ है। उसका चेहरा इतना भयानक था कि ऋषि ने डर के मारी अपनी आंखें बंद कर ली। तभी बाबा एकदम गुस्से चलाते हैं, ऋषि उसकी आंखों में देखो, तभी तुम्हारा पीछा उससे छूट पाएगा। बाबा की बांझ कर ऋषि आंख बंद करके बोलता है, अरे बाबा आंखें होगी तब आंखों में देखूंगा ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इसकी आंखों के सॉकेट तो खाली है। बाबा गुस्से में चलाकर बोले, मूर्ख, जो कह रहा हूं वो करो। अब आप इमेजिन कीजिए, यहाँ पर ऋषि और यहाँ बाबा, इन दोनों बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है कि उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो, और वहां आसपास जो लोग खड़े उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। बाबा की बात सुनकर ऋषि ने अपनी आंखें खोली। पहले तो उसकी आंखें नीचे थी, फिर उसने हिम्मत करके उसकी आंखों के अंदर देखा। आंखें तो थी नहीं, सिर्फ 2 गहरे काले खड्डे थे आंखों की जगह। वो सिर्फ उन काले खड्डों को घूर रहा था और इतना डर उसे आज तक नहीं लगा था जो उसे अभी लग रहा था। उन खड्डों के अंदर जैसे उसे मीनाक्षी की आत्मा दिखाई दे रही थी, पर ऋषि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरा फोकस किया था और उधर वहां पर जो बाबा थे वो अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अब जैसे से बाबा मंत्र उच्चारण करते और हवन कुंड में कुछ चीजें डाल रहे थे, वैसे वैसे मीनाक्षी के अंदर की जो आत्मा थी वो तड़प रही थी और वो बहुत तेज चीख रही थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि इस चीख की आवाज किसी और को सुनाई नहीं आ रही थी, सिर्फ 2 लोगों को, एक थे बाबा और दूसरा था ऋषि। उसकी चीख ऋषि के कानों में इस तरह से गूंज रही थी कि वो ये चाहती थी कि कैसे भी करके ऋषि उठकर एक बार यहाँ से बाहर निकल जाए। पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उस आत्मा को वहां पर बिठाए हुए रखा था, और एक बार अगर ऋषि वहां से बाहर निकल जाता तो फिर वो सब कुछ कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन ऋषि को पता नहीं ऐसी कौन सी ताकत मिल गई थी उन बाबा के डांटने से कि वो बिना हिले बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ था और थोड़ी देर में सबकी आंखों के सामने ऋषि के कान से खून बहने लगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ समझ पा रहे थे क्योंकि उधर जो बाबा हवन कुंड के अंदर आहुतियां दे रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उससे इन सबको ये लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ खतरनाक चल रहा है। और तभी एकदम से
वो जो जिस रंगोली से वो पूरा चक्रव्यूह बना था, एकदम से हवा का एक बहुत तेज झोंका आता है और सारी की सारी धूल उड़ती है और उसकी वजह से ऋषि की आंखों में मिट्टी चली जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और जब दोबारा वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने मीनाक्षी नहीं थी। वो वहां से गायब हो चुकी थी और चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। सभी लोग वहां पर खड़े हुए ऋषि की तरफ देख रहे थे और ऋषि उनकी तरफ देख रहा था और उसकी आंखें मीनाक्षी को ढूंढ रही थी। चारों तरफ देखने के बाद उसने बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने उसे खड़े होकर बाहर आने का इशारा किया। वो उठकर वहां से बाहर आया। उसने बाबा ने उसके पैर की तरफ इशारा किया। उसने अपने पैर पे देखा तो उसका वो निशान गायब था और तभी उसकी नजर उस ग्लास के ऊपर पड़ी तो खून का ग्लास बिल्कुल खाली हो चुका था। धीरे धीरे वो समझ गया था और बाबा के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर भी वो समझ गया था कि वो अब उस आत्मा से निजात पा चुका है, वो उससे मुक्त हो चुका है। बाबा ने उसे अपने पास बुलाया। उनके पास एक कांच की बॉटल थी। उस बॉटल के अंदर वही लाल धागे के अंदर नींबू मिर्ची और एक मरी हुई चिड़िया थी। उन्होंने उस ग्लास की बॉटल को ऋषि को दिखाया। ऋषि ने उस चिड़िया की आंखों में आंखें डाल के देखा। उसे उन आंखों में वही गहराई दिखी जो थोड़ी देर पहले उसे मीनाक्षी की आंखों में दिख रही थी। वो समझ गया था कि उन बाबा ने फिर से एक बार मीनाक्षी को इस चिड़िया में बांध दिया है। उसके बाद बाबा ने उसकी आंखों के सामने ही उस चिड़िया को निकाला, उसे वापस से उस काले पट्टे में बांधा और उसके बाद उन्होंने ऋषि से कहा कि अब आगे से ध्यान रखना, जब भी किसी नई जगह पर जाओ तो वहां की जो रीतियां और प्रथाएं हैं उनको मानना जरूरी होता है। प्रश्न करना उचित है लेकिन अपनी सीमाओं को लांघना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि सही समय पर तुम्हें मेरे पास नहीं लाया गया होता तो तुम्हारी मृत्यु हो गई होती और तुम भी उसके साथ यहीं पर भटकते रहते और उससे भी बड़ी बात पूरे गांव के ऊपर मुसीबत आती। ऋषि ने सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसके बाद वो बाबा ने वो पट्टा वापस ले जाकर उसी घर पे बांधा और इस बार उसे इस तरह से बांधकर सील किया कि दोबारा वो खुल ना पाए। इसके बाद ऋषि करीबन 2-3 दिन उसे ठीक होने में लगे। उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में रात में एकदम से चीख उठता था क्योंकि उसे बार बार मीनाक्षी दिखाई देती थी। 2-3 दिन गुजरने के बाद वो थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद वो कुछ दिन वहीं पर रुका। उसने अपनी रिसर्च पूरी की और इवन अपनी उस रिसर्च में उसने इस पूरे इंसिडेंट का भी जिक्र किया। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ऋषि अपने पूरे होशो हवास में था और आज भी उसकी मेमोरीज में ये सारी चीजें एक पिक्चर की तरह चलती हैं। और इस तरह से ऋषि को पता लगा राज उस गांव में बांधे जाने वाले हर घर के बाहर उस पट्टे का। तो ये थी कहानी एक लड़के की जिसने एक गांव के अंदर फॉलो की जाने वाली रीतियों को मजाक समझा, अंधविश्वास समझा और वो उनके साथ खेल गया। वो तो किस्मत की बात है, सही समय पर उसे सही लोग मिल गए, वरना ये चीज बताने के लिए ऋषि शायद जिंदा नहीं होता। तो क्या आपकी नजर में भी ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई जगह है जहां पर ऐसी कोई रीति या फिर प्रथा फॉलो होती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक्स के अंदर कमी आ रही है भाई, लाइक जरूर करें। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।